बाद में इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें आप को क्या नजर आ रहा है, कोई अगर बता दें मुझे, क्या क्या आपको नजर आ रहा है? कोर्स आउटलाइन है और दोनों बुक्स हैं। अच्छा, इन दोनों में कौन सा मेन बुक है और कौन सा रेफरेंस है? फंडामेंटल वाली मेन बुक है और दूसरी रेफरेंस बुक। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने रेफरेंस को भी वो कंसल्ट करना है। ये मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो रेफरेंस बुक है वो ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है, उसके उसकी आप पढ़ेंगे ना उसको, तो उससे आपको ज़्यादा आराम से समझ आएगी। मैंने उसको मेन बुक इसलिए नहीं लिखा कि उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल है, वो सिर्फ अंडरग्रेड के लिए नहीं है। तो वो है भी बेसिकली मैकेनिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए, तो मैंने ऐसा ना हो आप लोग फिर उसको पढ़ना शुरू कर दे, तो ये दूसरी ज़रा ज़्यादा कंसाइज है ना। तो अब जो चीज़ आपने नोट करनी है ना वो ये है कि मैंने जो कि आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में पढ़ाई है, तो इसमें और उसमें बुनियादी फ़र्क बताना बहुत ज़रूरी है, इस कोर्स में और उस कोर्स में। प्रोबेबिलिटी में ठीक है, हम कोशिश कर रहे थे कि उसमें डिस्कशंस भी हों, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ए मैथमेटिकल कोर्स, ठीक है ना। तो इसमें आपको अगर मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग है और आपने वो फार्मूलाज और सारे ठीक कर दिए हैं ना, तो मोस्टली मतलब 100% नहीं है तो अच्छा खासा आप एक उसमें स्कोर कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज मोर कंसेप्चुअल, ठीक है ना। इसमें मैथ यूज हो रहा है लेकिन मैथ आपको बचा नहीं सकता। सो आप ये कह लें कि आप फिजिक्स जिस तरह आप पढ़ रहे थे ना, फिजिक्स में आपको पता है सिर्फ न्यूमेरिकल से तो नहीं काम चलता ना, कि आप न्यूमेरिकल सीख के फिजिक्स को आप वो अच्छा सा ग्रेड ले लेंगे। फिजिक्स में और क्या चाहिए चाहिए होता है, कोई बता सकता है? मैथ के अलावा उधर क्या चाहिए होता है? सर थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट्स। हाँ, कॉन्सेप्ट चाहिए और उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होती है। वर्ड प्रॉब्लम्स तो प्रोबेबिलिटी में भी होती थी, लेकिन प्रोबेबिलिटी में चूंकि लैंग्वेज जो प्रोबेबिलिटी में फायदा होता है ना आपको, जो थर्मोडायनामिक्स में नहीं होगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी की जो लैंग्वेज है ना, वो जितनी भी मुश्किल लगे, वो टर्मिनोलॉजी वो डे टू डे लैंग्वेज में हम उसी को यूज कर रहे होते हैं। जर्नलिस्ट भी वही लैंग्वेज यूज कर रहा है कि इट इज मोर लाइकली, ठीक है ना, और द चांसेस आर। सो एक्चुअली समहाउ वो सोसाइटी में वो कोई आप गिब्रिश नहीं बोल रहे हैं अगर आप प्रोबेबिलिटी का किसी के साथ बात कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी डिफिकल्टी। आप किसी के साथ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करेंगे ना घर में, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको ज्यादा एंगेज कर सकते, वो छोड़ के भाग जाएगा, वो कहता है आप मुझे बोर कर रहे हो। क्योंकि ये मतलब इट हैज नॉट मेड इट इनटू द ड्राइंग रूम। समझ आ गई बात ये? लेकिन यस सर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इंजीनियरिंग में अभी एक और भी आपको आज के लेक्चर, क्योंकि आज का लेक्चर ज़्यादा एक ओवरव्यू है। आज के लेक्चर में आपको ये कम से कम समझ आ जाएगा कि थर्मोडायनामिक्स का जो नाम है ना, ये एक अनफॉर्चुनेट नाम है। सो कैन समवन टेल मी कि थर्मोडायनामिक्स आपने जो अभी तक पढ़ा है, क्योंकि फिजिक्स में भी आप जाहिर बात है नाम पहली दफ़ा आप नहीं सुन रहे हैं। सो हु कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स? एक लाइन में बताए कोई। So the study of heat about transfer. नहीं, वन एट अ टाइम ना, सारे ना। लेट्स से उमर फारूक आप बताएं। सर हीट का रिलेशन और दूसरी एनर्जीज के साथ, दूसरी एनर्जी से आपको क्या मतलब मुराद वो है? साइंस के साथ, जो साइंस अदर फॉर्म्स एनर्जी आप ले लें। अच्छा, अब वो एग्जांपल दे देना मुझे, अदर फॉर्म्स की कोई एग्जांपल दे देना, कोई और बताए। सो So वो such as chemical or electrical energy. जिस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, ठीक है, ठीक है। और कोई एग्जांपल वनीजा आप बताएं, कोई और डिफरेंट एग्जांपल आप बताएं एनर्जी का फॉर्म। हीट एनर्जी। दोबारा? हीट। हीट तो बता दिया ना उसने, हीट भी बता दिया और फिर उमर ने वो भी बता दिया इलेक्ट्रिकल। आप कोई डिफरेंट नाम बताएं। हम्म। सर एंट्रोपी। अच्छा, एंट्रोपी। अब आप जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने एंट्रोपी नाम लिया है ना,
तो इससे एक बात तो क्लियर है कि एंट्रोपी का मतलब क्लियर नहीं है। यहाँ पे एंट्रोपी मतलब आ जाएगा लेकिन वो इस डिस्कशन में नहीं आएगा। अच्छा मैं लेट मी पुट इट अनदर वे, इज इट पॉसिबल to have a problem where you have no heat involved, yeah, heat का उसमें बिल्कुल जिक्र ना हो, and it is still a problem of thermodynamics? Is it possible? सर हाइड्रोइलेक्ट्रिक। अच्छा नहीं, तो अब देखो ना, अगर ये पॉसिबल है कि हीट के बगैर भी डिस्कशन हो सकती है, तो थर्मो का फिर क्या मतलब है? थर्मो तो मसला कर रहे हैं ना, फिर थर्मल का तो मतलब हीट होता है ना, समझ आ गई? तो इसका मतलब ये है कि जो नाम जिसने रखा था ना, उस टाइम पे इसका स्कोप लिमिटेड था। When people were actually developing thermodynamics, at that time it was really like what you said. It was thought to be a science of heat and other forms of energy, ठीक है ना? हीट उसमें सेंट्रल था। अब ऐसा नहीं है, ठीक है ना? अब हीट है भी नहीं भी है, हो सकता है आप उसका अवॉइड ना करें, लेकिन a more अब it's unfortunate that we cannot change the name now, but I still have to tell you a name which is more appropriate, ठीक है ना? So what is modern thermodynamics is actually a better name is energetics, ठीक है? अब energetics का मतलब basically ये है कि you have these different forms of energy, and you are interested not only in those forms of energy, but you are also interested in how those conversions take place. What are the processes? What are the mechanisms? ठीक है ना? तो फॉर एग्जांपल आपने जो EMS पढ़ा है, आपने EMS पढ़ लिया ना आपने पिछले सेमेस्टर में? Yes, sir. तो EMS में आपको एग्जांपल दे दे कन्वर्जन का, व्हेन यू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। Mechanical to electrical? हाँ, so this is a problem of thermodynamics, ठीक है? अब आप ये ना कहें कि यार ये थर्मो में तो हमने EMS में क्यों पढ़ लिया। ये मैंने उस जो हमने काउंसलिंग की थी ना, वो उसकी स्ट्रीम्स की और स्पेशलाइजेशन की, उसमें मैंने बताया था कि डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं। एक ही प्रॉब्लम है, आप उसको एक एंगल से देखेंगे, आप उसको EMS कहेंगे, ठीक है? उसी प्रॉब्लम को आप एक और एंगल से कहेंगे। आपको क्या ख्याल है कि EMS का प्रॉब्लम सिग्नल सिस्टम में नहीं आ सकता? उसमें भी आ सकता है ना। आप उसका ब्लॉक बनाएं, आपने EMS में ब्लॉक नहीं बनाया होगा, आप उसमें उसका सर्किट बनाया होगा। आप RLC ड्रॉ करते हैं ना, तो जब आप RLC ड्रॉ करते हैं वो लेबल्स, तो वो कौन सी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट की? सर्किट्स की ना, ठीक है? मैं भी लेट्स गेट टू सम, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन में शेयर कैसे करूं, तो बता सकता है? Sir, present now, sir. अच्छा एक सेकंड, प्रेजेंट नाउ इसी में आएगा। Sir, down right corner पे होगा। अच्छा अच्छा प्रेजेंट नाउ, ठीक है, प्रेजेंट नाउ मैंने क्लिक कर दिया और योर एंटायर स्क्रीन, ठीक है। सो अलाउ ये क्या कर रहा है, एंटायर स्क्रीन, ठीक है, अलाउ किया। अब आपने कंफर्म करना है कि आपको नजर आ रहा है कुछ, आ रहा है कुछ? Yes, sir. जी सर दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि नाउ आई विल ओपन प्रोग्राम वेयर द मेन टेक्स्ट बुक इज ओपन ऑलरेडी। से ओपन हो गया और इसका पहला पेज है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें मैं आई डोंट वांट टू एक्चुअली, आई एम नॉट यूज्ड टू गूगल मीट। सर यस बताएं। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन क्लास के बाद आप काइंडली सर कि जो आपने गूगल क्लासरूम पे 3 बुक्स अपलोड की हैं, बुक्स और वो जो CLOs वाला एक फाइल डॉक्यूमेंट है, 2 बुक्स अपलोड किए मैंने। यस सर, और साथ जो DL, जी सर, और जो CLO वाली जो डॉक्यूमेंट है सर, वो अगर आप स्लेट पे अपलोड करते, बिकॉज गूगल क्लासरूम से डाउनलोड नहीं होता, कुछ इशू आता है।
तो अगर स्लेट पे अपलोड हो जाता है तो वहां से सेव करने में बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, नहीं लेकिन ये गूगल ड्राइव पे होते हैं ना, तो आप गूगल ड्राइव में आप क्लिक करेंगे तो मुझे आ जाएगी, मैं उसको अलाउ कर दूंगा, स्लेट पे भी कर दूंगा। नहीं सर वो अच्छा, वो इशू नहीं होता हो है रहा था, बस स्लेट पे कर दीजिएगा। अच्छा, बस यस सर ठीक है, ये इशू होता क्लास है। के बाद मैं somebody has to remind me, मुझे ड्रॉप मी एन ईमेल, तो मैं वो शाम को कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो अच्छा, मच। अब इसमें मैं करूंगा ये कि आई डोंट सर लाइक आई टू, थिंक ये रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा, आप एक दफा देख लीजिए। रिकॉर्ड नहीं हो रहा, नहीं मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, ठीक है, मैं गूगल मीट का ओके रिकॉर्ड, सर, ओके। क्योंकि वो उसमें इशू आ सकता है, उसमें मैंने सुना है कोई स्टोरेज का इशू होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, ठीक है। सो आई हैव माय ओन रिकॉर्डर, और ये मैं फिर यूट्यूब पे लगा दूंगा, फिर एक चैनल इसका खोल लेंगे, ठीक है। अब इसमें यह है कि ये फिलॉसफी आपको समझानी ज़रूरी है कि आई डोंट लाइक टू स्विच बिटवीन many different windows, so I will use the same background of the book, and if I have to write it something on it, I'll write on top of it. अब आप कहेंगे क्या ये टेक्स्ट के ऊपर आप कैसे लिखेंगे, तो उसका मैंने एक तरीका ढूंढा है, लेट मी ट्राई दैट, और आई थिंक दैट विल हेल्प अ लॉट। लेट्स से आई वांट टू, अब इसमें कोई स्पेस मुझे नजर आ रही है ना खाली, ये इंट्रोडक्टरी और ये इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट के दरमियान स्पेस है ना, तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ, नजर आ रहा है आपको ये, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, लेट्स से अब मैं, ये तो जगह कम हो गई, लेट्स से मैंने इस रीजन में लिखना है ना, ये इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट के बाद जो पैराग्राफ है मैंने इसके ऊपर लिखना है, सो इफ आई स्टार्ट राइटिंग ऑन टॉप ऑफ दैट तो किस पक जाएगी, तो उसका मैंने हल क्या निकाला है कि आई विल ड्रॉ ए रेक्टेंगल विद अ वाइट बैकग्राउंड ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ ए रेक्टेंगल एंड नाउ आई विल राइट ऑन टॉप ऑफ दिस, ठीक है। So are you okay with that? Can anyone confirm? ठीक है, इस तरह this is how we can, if I want to write something, if I want to turn this into a whiteboard, all I need to do is to have a rectangle and I actually write on top of that. और जब मुझे text करना, let's say I want to show you the text, तो अब मैं क्या करूँगा कि I'll select this, ठीक है, और I can delete this now. So now I'm back to, I can even delete all the annotations. So this is how we will operate in this course, ठीक है। So अभी क्या बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, क्या डिस्कशन हमने शुरू की थी? Let me draw a giant rectangle and let me try to, हमने डिस्कशन क्या शुरू थी उस टाइम पे? Can anyone remind me? अच्छा, मेरे ख्याल में मैं साइन आउट हो गया था ना? यस सर। अच्छा, कोई बता सकता है कि कौन सी बात आपने नहीं सुनी कि मैं वो रिपीट कर, कौन सी बात, किस पॉइंट पे मैं साइन आउट हो गया था? सर वो रेक्टेंगल के बाद आप, नहीं, वो रेक्टेंगल ड्रॉ किया था मैंने जी। अच्छा, अब इस तरह फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है इसके ऊपर, अब मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ, ठीक है। नहीं ये नहीं, सॉरी, सर प्रेजेंट कर जिस तरह मैं स्क्रीन शेयर नहीं प्रेजेंट करने से। अच्छा प्रेजेंट करूँ, ठीक है। अच्छा, वो दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंट नाउ, अच्छा ठीक है। अब आप बताएं, आ रहा है नजर कुछ? अब ठीक है? Yes, sir. अच्छा, तो अब इसके ऊपर
अच्छा वो मुझे बात दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी. लेट मी जस्ट सेलेक्ट एवरीथिंग, delete this, and I draw a rectangle again. ठीक है, on top of this, and now I can change the mode, and now I can write on top of this. So I think this should be fine. I can draw, I can write anything. ठीक है. So let me now अच्छा वो ये रेक्टेंगल और ये टेक्स्ट बुक से पहले हमने कौन सी डिस्कशन शुरू की थी कि किसी को याद है? Energetics. अच्छा एनर्जेटिक्स की. ठीक है. अच्छा अब लेट मी जस्ट एक्चुअली draw something. Let's say I draw this R and let's say this L. ठीक है. Now इसको आप क्या कहेंगे इस डायग्राम को? You call it a circuit, yeah? ठीक है. इसी तरह यही चीज अगर आपने सिग्नल सिस्टम में करनी हो तो फिर ये डायग्राम इस तरह नहीं होगा. वो कैसे होगा कोई बता सकता है? The same problem if I want to use the methods of signals and system, तो ये कैसे होगा फिर? वहां पे क्या हो जाएगा? I will have a Box. block and I will have some input and some output, and I have to decide what is my input and what is my output, और ट्रांसफर फंक्शन वो कहानियां शुरू हो जाएगी. ठीक है. सो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट, हर व्यू पॉइंट का अपना एक अपनी उसकी एक लैंग्वेज होती है, अपना एक उसका एक तरीका होता है, लेकिन जो फिजिकल वर्ड है वो चेंज नहीं होती. इट्स द सेम प्रॉब्लम. The real world doesn't care whether you model or represent it by an RLC circuit or by a block. It doesn't care. It's only your problem. तो इसी तरह मैं अगर इसको एक और एंगल से देख लूं कि अच्छा, so let me try something else. अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि let me just have a block, but this time it will not be a block of signals and systems. Let me just write M here, and because you are used to M, so I'm writing this. And let's say I have an arrow here, an arrow here, an arrow here. So can you guess what I'm trying to draw here? A free body diagram? A free body diagram. ठीक है ना. अब इसमें देखो ना, ये भी बॉक्स है, तो अब ये ज़हन में रखिए कि जो बॉक्स सिग्नल सिस्टम में था उसमें भी इट वाज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. इसमें ये नहीं है कि आप इसके निटी-ग्रिटी में जाए कि यार ये बॉक्स स्क्वायर होना चाहिए या ये रेक्टेंगल होना चाहिए या इसका ये लेंथ, दिस एंगल, दिस डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. आप इस बॉक्स को ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ करें, छोटा करें, बड़ा करें, डजंट मैटर. तो यहाँ पे भी ये बॉक्स का मतलब ये नहीं है कि एक बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स होना चाहिए. It just represents mass. ठीक है. So it's a representation. तो इनको schematic diagram कहते हैं. I hope you have heard this name. क्या? Schematic diagrams. और जो सिग्नल सिस्टम में है उसको कहते हैं ब्लॉक डायग्राम्स. ठीक है. तो ये ज़हन में रहना चाहिए आपका. अब ये फ्री बॉडी डायग्राम मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि फ्री बॉडी डायग्राम में व्हाट डू दीज एरोज रिप्रेजेंट? ये क्या है? ये एरोज फोर्सेस है. व्हाई डू वी नीड टू केयर अबाउट दोस फोर्सेस? व्हाट डू वी एक्चुअली वांट टू डू? फोर्सेस तो आपने एक टेक्निकल नेम बता दिया ना. लेट्स से किसी को फोर्स नाम ही नहीं सुना, ना उसने फिजिक्स पढ़ी है, आप उसको क्या बता रहे हैं कि यार ये मैं एरोज एक्चुअली लेमन में आपको आप कैसे समझाएंगे इसमें? फोर्स ही डजंट नो व्हाट यू मीन बाय फोर्स. बताएं. सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है सर. कुछ मैं समझ ये नहीं कह आ रहा रही. हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है आपका, ये जो आप एरोज ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इन एरोज का असल मकसद आपका क्या है? वो फोर्सेस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेमन लैंग्वेज में? एक्शन को.
एक्शन को सर वेक्टर्स को नहीं, अब आप तो और भी टेक्निकल हो गए ना। वेक्टर इज अ मोर टेक्निकल नेम देन अ फोर्स। मैं चाह रहा हूँ आप लेमन पे आ जाएं, आप मजीद आप जो है ना यू आर गेटिंग मोर टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। वेक्टर तो उससे ज्यादा मसला है ना। इनपुट ये इनपुट जो है ना वो आप सिग्नल सिस्टम में आप घुस गए। इशू ये है ना बेसिकली। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम क्यों कहते हैं? व्हाई डू वी कॉल इट अ फ्री बॉडी डायग्राम? सर क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट होती है, प्रॉपर सारी चीजें नहीं शो होती। एब्स्ट्रैक्ट तो होती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन किस लिहाज से एब्स्ट्रैक्ट है? हमने इसको माइंड में फ्री किया हुआ है, ठीक है? ये फिजिकली फ्री नहीं होता। सो इट बेसिकली रियल वर्ल्ड में देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, सो यू इमेजिन इट टू बी डायग्राम का आउटलाइन होता है। क्या? सॉरी, क्या? ये एरो असल में एरो है ना, एरो के उधर क्या है? इस साइड पे क्या है मुझे बताएं। इधर क्या है? इधर क्या है? इधर क्या है? ये बताएं मुझे। ये एरो हवा में तो नहीं है ना? समझ आ रही बात? क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू आस्क? और भी ऑनलाइन कि मैं दोबारा तो ऑफलाइन ही हुआ। हेलो, आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में मुझे वो नेट चेंज करना पड़ा अपना ना। वो जोंग डिवाइस से मैं कर रहा हूँ और वो कोई मसला कर रहा है। तो लेट मी ट्राई अगेन। So I hope you can now see the screen back. ठीक है, अब ये नजर आ रहा है सब कुछ? यस? अच्छा, वो म्यूट था मैं। अब आ रही है आपको आवाज? यस सर। यस सर। तो असल में मैं दोबारा वो मैंने एक तो नेटवर्क चेंज किया है। अब मैं फास्ट वाले नेटवर्क पे आ गया हूँ। होपफुली ये मसला नहीं करेगा, क्योंकि मेरा जो अपना जोंग डिवाइस है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और फिर मैं भूल गया था कि मैं वो म्यूट था बेसिकली। सो लेट्स गेट बैक टू दैट स्क्रीन। अच्छा, किसी को वो क्वेश्चन समझ आ रहा है कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली? सॉरी, let's get to that point again. I started with a free body diagram, ठीक है? Yeah, this one. This was the free body diagram. Yeah, and what I wanted to ask you was this, कि ये तो आपने फ्री बॉडी ड्रॉ की है ना, एम जिस पे आपके ऊपर आपने एम लिखा है, तो ये तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। ये एरो भी कहीं से आ रहा है ना, या ये हवा में है? इस साइड पे क्या है? सर इंटरैक्शन की वजह से आ रहा है। Exactly. You want to represent the interaction between two bodies. अब आप मुझे बताएं, आपने ये M को तो शो किया है और इसको फ्री बॉडी भी कह दिया, N को आप क्यों शो नहीं कर रहे हैं? इसकी कोई रीजन बता सकता है?
सर क्योंकि हम वो सिर्फ एम वाली बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब वो उसका फ्री बॉडी है। हमारा फोकस एम पे है, और वो जो उनके साथ जितना भी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द डिटेल, मुझे इससे गरज नहीं है कि वो कोई किक मार रहा है या कोई स्टिक है या कोई धक्का दे रहा है या कोई तूफान आ गया, आई डोंट केयर, आई ओनली रिप्रेजेंट दैट इंटरेक्शन बाय दिस एरो। तो अगर मुझे फोर्स पता लग गया कि ये फोर्स है 2 न्यूटन्स, so I don't need to know what is happening there. This is a kind of abstraction. Are you getting me? ठीक है? Yes, sir. अच्छा, अब इसमें ये बताएं कि इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है। आप चूंकि इसको शो नहीं करते ना, तो आपने जहन में इसके बारे में अभी तो आपने बता दिया कि ये बॉडी है ना, तो अगर ये एक बॉडी है, लेट्स सपोज कोई टायर है, कोई गाड़ी है, तो आपके जहन में इसके बारे में कोई एग्जांपल बता सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है ये? एक तो इट कैन बी अ पर्सन, ठीक है, किकिंग, और इट कैन बी अनदर ऑब्जेक्ट मूविंग, ठीक है। उसके अलावा कोई एग्जांपल दे दे, और क्या हो सकता है? तो ड्रैग फोर्स हो सकती है, या अगर कोई ड्रैग, मूव बिल्कुल बिल्कुल, ये सन हो सकता है, सन उधर दूर खड़ा है और इधर आपके ग्रेविटी का इफेक्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये जो आपने बॉडी शो की है, ठीक है ना, ये यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो, ये चार्ज हो यहाँ पे when you have an arrow, basically the arrow doesn't tell when you say force is equal to 2 newtons, you do not care where this force is coming from. This could be an electric force, this doesn't have to be a force of gravity, this doesn't have to be a kick, it can be an electromagnetic force, it can be a force of gravity, it can be anything, and I'm not interested in that detail. ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि if it can represent all the different possibilities, ठीक है, आप कंफर्म करें कि मुझे स्क्रीन छोड़ना पड़ेगा फिर ये चेक करने के लिए कि मैं साइन वो लॉगिन हूँ कि नहीं, ठीक है। सो यू गिव मी सम फीडबैक so that I go back to that diagram. So are you with me? Can someone confirm? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अब मुझे कोई इसके, अब आई होप कि यू ऑल आर गेटिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस, ठीक है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंटरेक्शंस? इसकी लिमिटेशन क्या है? Can you represent every interaction by a force? Yes or no? No, some might be too small. So can you give me an example of an interaction which cannot be represented by a force? You know there is an interaction, because an interaction is a much more general concept. Force is a very specific concept. Yes, force can arise from different sources. It can be a friction source, it can be a gravity, but at the end of the day, it's just a force. Yeah, an interaction is much more than that. A force is a type of an interaction. So what are other types of interactions? Any example? Let me give you a hint. You start imagining. Yeah, आप imagine करें कि आप imagine a potato, ठीक है? This is a potato. I'm not the best drawing expert in the world. So, and this is, let's say, some heating mechanism, yeah? And you start heating this potato. Can you list the types of interactions possible in this cooking process? ये स्टार्ट होने से जलने तक मुझे बताएं, यहाँ पे नाम मुझे बताने चाहिए, पहला नाम बताएं क्या होगा, and use use a terminology that is a type of interaction. पहली इंटरेक्शन क्या होगी?
कुकिंग, वो जो आपका हीटर है, इसकी और इसके दरमियान क्या चीज होगी? लेट्स से मैं एरो ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ फोर्स, तो ये क्या है? एनर्जी की वजह से हीट एनर्जी, रेडिएशन। हीट है ना, रेडिएशन भी है, हीट भी है। सो एक्चुअली इट इज कॉल्ड थर्मल इंटरेक्शन। आई होप यू हैव हर्ड दिस नेम। अच्छा, अब आप एक डेविल्स एडवोकेट बन सकते हैं ना, कि अगर ये रेडिएशन नहीं है ना, रेडिएशन में तो चलो आप उसको टच नहीं करते हैं ना। Imagine you have a hot body and you have a cold body and they are touching each other. So ultimately वो जो conduction है, you know conduction, yes? Heat conduction. So उसमें ultimately क्या होता है? You have some energetic molecules, yeah? Let's say ये molecule ज़्यादा energetic है, ये potato वाले कम energetic है, वो ज़्यादा you can imagine an army of hot molecules, energetic molecules, and they come into contact with slow molecules और उनको धक्के देके उनको क्या करते हैं, उनको भी excite करते हैं. So why can't we use force there? Why do we call it thermal interaction? Why can't we say, okay, it's a large number of forces, so at the end of the day it's just mechanical? So what's wrong? Can anyone tell me what will be the problem with that? Sir, thermal energy relates to the vibration of atoms. It doesn't directly relate to a force. नहीं, आप इमेजिन करो, आप उन मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करो बिलियर्ड बॉल से। ये बॉल है ना, और यहाँ पे स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, और यहाँ पे एक सपोर्ट है। कैन इट वाइब्रेट और नॉट? Yes. एंड यू हैव अनदर बॉल और स्प्रिंग। सो इसमें और उनमें क्या फर्क है? ये ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, कम वाइब्रेशन, इसको किक कर दिया। आप जरा हुल्लड़बाजी स्टाइल में बाहर आ जाएं, शरीफ लोग, आप उनको थक के देख के जो है ना वो निकल जाएं, तो आप भी तो मॉलिक्यूल्स की तरह शोर पख डाल रहे हैं ना, तो उसको थर्मल एनर्जी हम क्यों नहीं कहते? दैट इज द क्वेश्चन। कौन तय करेगा कि मैं किसको थर्मल एनर्जी कहूंगा, किसको मैं थर्मल इंटरेक्शन कहूंगा, किसको मैं फोर्सेस कहूंगा? हु डिसाइड्स दिस? सर, ये जो आपने स्प्रिंग वाली एग्जांपल दी है मैक्रो लेवल पे है, और जो थर्मल एनर्जी वो माइक्रो लेवल पे होती है। हाँ, लेकिन वो मेरे सवाल का जवाब नहीं है ना, वो तो आपने उसकी एक्स्ट्रा डिटेल बता दी ना। मैं क्यों एक को थर्मल कह रहा हूँ, दूसरे को मैं वो कर रहा हूँ फोर्सेस? वहां भी तो फोर्सेस है ना, समझ आ गई? मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है? लेट मी गिव यू अ हिंट. Let's say imagine a universe in which you have just two atoms. This is atom A and this is atom B, और इस स्प्रिंग में निकाल दो, and you just have these two atoms, nothing else. ठीक है? इनके दरमियान जब आप इंटरेक्शन डिस्कस करेंगे तो आप इसको कभी भी थर्मल इंटरेक्शन नहीं करेंगे, आप यू विल बी बैक टू न्यूटन फोर्सेस. तो अब तो आपको समझ आ जाने चाहिए ना कि मसला मैक्रो और माइक्रो में नहीं है, मसला कुछ और है. सर उन मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट हीट करे. एक्टिवेट तो आप बॉल को भी एक्टिवेट ही कर रहे हैं ना. इशू मैं लेट मी एक्चुअली हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं ज़्यादा आई विश कि मैं ये लेक्चर से पहले आपको बता देता था कि आप ताकि सोच थे आप, तो अब मुझे आपको आंसर बताना पड़ रहा है. आई डोंट लाइक गिविंग आंसर्स सो क्विकली. असल में इट इज लेट मी गिव यू वन लास्ट हिंट बिफोर आई गिव यू द आंसर. ठीक है, इसका ताल्लुक प्रोबेबिलिटी से है. प्रोबेबिलिटी के कोर्स से है, प्रोबेबिलिटी से नहीं है. उस कोर्स में आपने किस चीज को मॉडल किया था? What were you trying to understand in that course? Randomness. Actually, it is the randomness. When these interactions, when you have many molecules, there are so many that there is no practical way of tracking that. वो quantum और वो सारी वो जो uncertainties आ जाती है ना. So actually it is lost. ठीक है, और ये organized नहीं है. So it is organized. वो जो forces है ना, forces represent organized interactions. जो thermal है, they represent the random interaction. And why are they random? Because of the many numbers involved.
तो माइक्रोस्कोपिक इज एक्चुअली जस्ट अ फैंसी नेम फॉर रैंडमनेस। माइक्रोस्कोपिक अगर रैंडम ना होता तो उसको माइक्रोस्कोपिक की अलग दुनिया की कोई जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। सो अच्छा, एक तो बात क्लियर होगी कि वी हैव मैकेनिकल इंटरेक्शंस इन्वॉल्विंग फोर्सेस एंड वी हैव थर्मल इंटरेक्शन। अब थर्मल इंटरेक्शन इज नॉट ए फोर्स, तो आपके वो जो फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट तो यहाँ नहीं चलेगा ना, या चलेगा? ठीक है। सो यू हैव टू अपग्रेड or extend the idea of free body diagrams if you want to represent all kinds of interaction. अच्छा, कोई तीसरा इंटरेक्शन बताए जो कि थर्मल भी नहीं है और फोर्सेस भी नहीं है, वो बताएं जरा। और अगेन पोटैटो should give you enough hints to imagine a kind of interaction which is neither thermal nor mechanical. कुकिंग में जो लड़कियां एक्सपर्ट्स है वो बता दीजिए, वो पोटैटो के साथ क्या क्या हशर होता है, वो ट्राई टू रिकॉल दैट। क्या क्या होता है पोटैटो के साथ, एंड पे क्या बन जाता है वो पोटैटो अगर आप उसको इफ यू डोंट स्टॉप? जल जाता है। हाँ, तो जब जल जाता है तो ये कौन सा चेंज है? परमानेंट चेंज, irreversible. फिजिकल चेंज। इट्स अ केमिकल चेंज, ठीक है। सो इन केमिकल चेंज द टाइप ऑफ मैटर चेंजेस, ठीक है। So let's say, think of those chemical reactions, yeah? In a chemical reaction, मुझे दोबारा इधर जाना पड़ेगा। So let me remove this now, ठीक है। I imagine, let's say I imagine one molecule of type A. So I'm just writing A for a type of molecule, ठीक है। And something happens and it becomes a molecule of type B. जिस तरह पोटैटो अच्छा खासा पोटैटो था, उसकी शक्ल बन गई, और लेट्स से मैं बाकी डिटेल्स इग्नोर कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये पोटैटो टाइप ए से टाइप बी बन गया, तो ठीक है, इस दौरान थर्मल एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है ना। हो सकता है आप जिस तरह आप उसको, हो सकता है पोटैटो को आपको काटना भी पड़े तो मैकेनिकल आ जाता है, लेकिन अल्टीमेटली द टाइप ऑफ मैटर आल्सो चेंज। वन अब होता है ना मैटर, हम कब वर्ड यूज करते हैं? वी यूज द वर्ड मैटर एंड समटाइम वी यूज द वर्ड सब्सटेंस। क्या फर्क है इन दोनों में? Substance is also a type of matter. So when do we need to use substance? Because it represents a type of matter. ठीक है? जैसे सोडियम है, when you want to stress that it is sodium and not chlorine, so you are talking about a substance, not just a matter. समझ आ रही है बात? जी सर। अच्छा, तो अब when one type of substance changes to another type of substance, it has that chemical interaction as well. ठीक, so maybe A plus B can give you C, ठीक है ना। So you can say that A and B interact, or A interacts with something to give you B. So there are many types of, similarly there are nuclear interactions. Nuclear में वो बिल्कुल different है, वो chemical भी नहीं है। I hope you have studied enough nuclear physics. I mean, मैं नहीं कह रहा कि आप लोगों ने कोई expert masters किया हुआ है, लेकिन nuclear reaction का नाम सुना है आपने। So nuclear reaction is very different from a chemical reaction, ठीक है, और for the same reason. So अब to cut the long story short, what we need, let's get back to that name, energetics is to study energy and all forms of interactions in which energy changes its form from one to another, जिसको हम गलती से thermodynamics कह रहे हैं। Energetics को समझने के लिए we need to come up with a new concept which will not be a free body diagram, which will not be a resistor, which will not be a capacitor, which will not be this and that. We just need one name which can represent all these scenarios. All those scenarios, special cases will be part of that. और उसको हम कहते हैं system, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लैश आ रहा है आपके,
उसके साथ आपके सिग्नल सिस्टम के साथ, क्योंकि यू यूज द वर्ड सिस्टम एंड सिग्नल्स एंड सिस्टम्स एज वेल। तो पहली बात मैं अभी इसे डिक्लेयर कर दूं कि when you say the word system and signals and systems, it means one thing. And when we use the same word system in energetics or thermodynamics, to use the traditional name, it has a totally different meaning. तो पहले मुझे बताएं वो सिग्नल या सिस्टम वाले सिस्टम का क्या मतलब है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, ग्रेड भी ले चुके हैं, तो मुझे बताएं व्हाट डू यू मीन बाय दैट सिस्टम। Is it a physical system? Yes or no? Are you with me? Acha. Is it a physical system or an abstract system? सिग्नल सिस्टम वाला जो सिस्टम है फिजिकल सिस्टम होता है, फिजिकल होता है। तो आप ये कह सकते हैं सिग्नल्स प्रोसेस करते हैं। नहीं, आप एक उठा ले, ये पोटैटो उठा ले ना, पोटैटो आप रखते, पोटैटो सिस्टम हो जाएगा आपके ख्याल में? नहीं सर, तो फिजिकल नहीं है ना ये। फिजिकल सिस्टम भी होता है, लेकिन दैट इज नॉट व्हाट यू मीन बाय सिस्टम इन दैट कोर्स। समझ आ रही? सो सिस्टम को समझने के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट चाहिए पहले? यू कैन नॉट डिफाइन अ सिस्टम इफ यू डोंट, क्योंकि हर देखो ना, मैं जब इंग्लिश में वर्ड लिखता हूँ ना, क्या लिखता हूँ मैं? वर्ड, कि मैं लेट्स से मैं कहता हूँ फाइबर, तो फाइबर मैंने क्या किया है? मैंने FIBR यूज किया है ना, तो F क्या है? इज इट अ वर्ड? No. ये अल्फाबेट है ना, so I need alphabet before I can start using words, yeah? So I cannot define a system if I don't know what? क्योंकि for system I need a vocabulary, and that vocabulary is that of ठीक है? So you have actually two signals, and a system is any abstract relationship or a mechanism or a process or a transformation which can change this signal to that signal. It can be as simple as multiplication by 2. आप एक सिग्नल ले 2 से मल्टीप्लाई करें, आपको उसका डबल मिल जाता है। सिग्नल, रिमेंबर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर, ठीक है? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ पे एग्जांपल के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देंगे, लेट्स से अगर ये सिग्नल 2 है, तो 2 times 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा ये? Is this a correct example? 2 is not a signal, ठीक है? ये सिग्नल नहीं है, नंबर है। A system is not a relationship between two numbers. It is a relationship between two, बताएं? Signals. And signal itself is a relationship between two numbers. ठीक है? सिग्नल, कोई एग्जांपल बता सकते हैं सिग्नल का? Let's say sin of t है ना, sin of t is a signal, ठीक है? And let's say y is equal to sin of t. इसमें t क्या है और y क्या है? t is one number, yeah, and y is another number, ठीक है? इसमें सिग्नल कौन सा है? t सिग्नल है या y सिग्नल है, बताएं? Y सिग्नल। नहीं, सिग्नल इसमें ये है, y तो वैल्यू है ना उसकी।
सिग्नल इज ए फंक्शन, रिमेंबर y की तो वैल्यू होगी ना, y यू कैन से y इज इक्वल टू 2, ये y की एक वैल्यू हो गई 2, y इज अ वेरिएबल, y का मतलब है कि अननोन है, 2 आप उसकी एक वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे इसलिए आपको यहाँ पे आप x of t जब लिखते हैं ना, x of t, तो that x is actually a function. So many people confuse the concept of signal with the concept of system. यहाँ पे आप नंबर टू नंबर बात कर सकते हैं कि अगर मैं इसको 2 दे दूं तो साइन ऑफ 2 इज ए वैल्यू, अगर मैं साइन ऑफ पाई कर दूं तो व्हाट इज साइन ऑफ पाई, 0, ठीक है। बट यहाँ पे आप वो एग्जांपल नहीं दे सकते, यहाँ पे आपको सिग्नल देना पड़ेगा कि इफ आई गिव इट ए साइन वेव तो आई गेट ए कोसाइन वेव, इफ आई गेट एन एक्सपोनेंशियल आई गेट a sine wave. So a system is a relationship between one signal and another signal. So अब यहाँ पे I hope we have enough discussion for signals, so I don't need to go into that detail, वो आप खुद रिवाइज करें। एनर्जेटिक्स में और थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम का मतलब उससे डिफरेंट होता है, इट इज ए फिजिकल सिस्टम बट स्टिल एब्स्ट्रैक्ट। तो आप सोचेंगे कि फिजिकल सिस्टम कैसे एब्स्ट्रैक्ट होता है, it is because you decide which part of the universe is of your concern. तो चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन हो आप उसको भी सिस्टम कह सकते हैं, because you are not interested. तो बेसिकली वो फ्री बॉडी डायग्राम वाली बात समझ आ रही है, इट इज समथिंग लाइक दैट। बट लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम की टर्मिनोलॉजी में इशू ये है कि once you call it free body diagram you are not allowed to talk about anything other than forces. We update that concept to system. System is anything of your interest and it can have, तो जो सिस्टम ये आप जो ड्रॉ कर रहे हैं क्या हो जाएगी, बाउंड्री हो जाएगी, इसको आप क्या कहते हैं, बाउंड्री। ये बाउंड्री इमेजिनरी होती है, ठीक है, ये फिजिकल नहीं होती, फिजिकल भी हो सकती है। एनीथिंग आउटसाइड दैट बाउंड्री उसको आप क्या कहते हैं, कैन एनीवन रिमेंबर द नेम, सिस्टम एंड, बताएं नाम मुझे। You must have heard this in thermodynamics. External force. नहीं एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं, सराउंडिंग ना, Surrounding. और इसका एक और नाम भी है, आपने नाम सुना होगा, एनवायरमेंट। So actually you have this world in front of you, you decide, ये पोटैटो है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मेरा मतलब सिर्फ इस पोटैटो के साथ, कि इस पोटैटो के साथ क्या हो रहा है, इसके अलावा जो यहाँ पे जो स्टोर लगा हुआ है, वो जो उधर आपकी अलमारियां हैं, बाहर जो है ना वो पुलिस वाला आ रहा है, ठीक है ना, उधर शॉपिंग हो रही है, यू आर नॉट कंसर्न, एनीथिंग आउटसाइड इज कॉल्ड सराउंडिंग। सो इट इज अ फिजिकल कॉन्सेप्ट बट इट इज ए limited concept because you decide to focus only on this part of the world. तो आप इसको सिस्टम कह देते हैं, you don't even need to define it, it's there, but system, so you actually divide the whole universe into two parts. System, whatever is of your interest, that can be as simple as one atom, one electron, and it can be as complex as a nuclear reactor or the solar system or the sun. आप सन को भी सिस्टम कह सकते हैं, आप इवन पूरे यूनिवर्स, पूरी गैलेक्सी को सिस्टम कह सकते हैं। तो do you understand now the difference between system when we use this in thermodynamics and this system when we use it in signal system? Are you clear about the difference now? Yes sir. ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये है कि when we say system and surrounding, we are not limited to one type of interaction. It can be any interaction. It can be forces, it can be thermal interaction, it can be chemical interaction, you just name it. It can even be interactions which we have not yet discovered. समझ आ गई? Any interaction you can imagine. अब इसमें आप मुझे ये बताएं, इसमें एनर्जी कहां से आ गई इस पूरे डिस्कशन में? एनर्जी अभी तक किस मतलब why should we care about energy then if it is as simple as
So you basically have two steps. Yeah, you first decide what is of your interest. Your interest will allow you to think of a system. अब जिस तरह आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर सकते हैं, आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? सराउंडिंग। और तीसरा ये है इंटरेक्शंस। तो ये एनर्जी कहाँ आती है इस डिस्कशन में? कैन यू इमेजिन? इंटरेक्शंस में? इंटरेक्शन में तो आती है, लेकिन इसमें जो इसका फायदा है ना, इसको आप आई वांट टू थिंक अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। आपने वो कोर्स पढ़ा है इकोनॉमिक्स, या भी पढ़ेंगे? पढ़ेंगे बाद में। अच्छा, आप ना भी पढ़े ना तो इतना 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 आपका कि नहीं है, आपको कम से कम ये बात ट्रेड और इकोनॉमिक्स से समझ आ रही है। उसमें बताए करेंसी की क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाई इज करेंसी इंपॉर्टेंट? It gives you a common denominator. आप चाहे सोने की बात करें, आप चाहे जानवरों की बात करें, आप चाहे जो है ना हीरे की बात करें, आप चाहे आटे की बात करें, एक करेंसी गिव्स यू ए कॉमन डिनोमिनेटर जिसमें आप हर चीज की वैल्यू बता सकते हैं। सो विदाउट करेंसी इट विल नॉट बी पॉसिबल टू एक्सचेंज गुड्स। समझ आ गई? Are you clear about currency? Yes, sir. So जो रोल करेंसी का है उस वही रोल एनर्जी का है। अब आप बताएं कि what could be energy? Don't try to define energy. मैं ये नहीं कह रहा कि एनर्जी क्या है, ये मैं नहीं पूछ रहा। एनर्जी का रोल ये है कि because you have these different types of interactions, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। देखो ना, जिस तरह वहां पे मैंने बता दिया, कभी आप गोल्ड की बात करेंगे, कभी आप फूड की बात करेंगे, कभी आप जो है ना सर्विसेज की बात करेंगे कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ जी, मैंने प्लम्बर आ गया, उसने आपका काम कर दिया। तो ये स्पेसिफिक केसेस हैं, लेकिन करेंसी इन सब की वैल्यू बता सकता है। आप हर चीज के बारे में कह सकते हैं कि गोल्ड इतने का है, मैंने आपका ये मसला हल कर दिया, मुझे इतने पैसे दे दो, ठीक है। तो इसी तरह वो जो डिफरेंट इंटरेक्शंस है ना, कभी आप फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स, ठीक है। सो लेट्स से कि कुछ इंटरेक्शन में यू विल फाइंड इट कन्वीनियंट टू टॉक अबाउट फोर्सेस बिकॉज दैट इज अ नेचुरल लैंग्वेज। कुछ केसेस में आप हेलो वालेकुम सलाम। जमरात को मैं कुछ कह तो नहीं सकता, क्लास है मेरी, मैं हमें 1:30 बजे होती है। मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ, आप लोगों की क्लास 1:30 बजे है जमरात को? स्टूडेंट्स बताएं। सर फ्राइडे को। अच्छा नहीं, वो सॉरी, वो क्लास फ्राइडे को है, थर्सडे को नहीं है, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ आ जाऊंगा। सीएमसी है बस, ठीक है ठीक है, मैं आ सकता हूँ, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, सो समटाइम्स यू फाइंड द लैंग्वेज ऑफ फोर्सेस कन्वीनियंट। कोई और बता सकते हैं फोर्सेस के अलावा कोई और लैंग्वेज किसी और प्रॉब्लम में? फॉर एग्जांपल करंट एंड वोल्टेज, या अब सर्किट में आप फोर्सेस की बात तो नहीं करेंगे ना सर्किट्स में, या करेंगे? यू फाइंड इट मोर कन्वीनियंट टू टॉक अबाउट करंट्स एंड वोल्टेजेस। कोई और एग्जांपल बताएं आप मुझे जिसमें करंट वोल्टेज फोर्स के अलावा आपको कुछ चाहिए हो। यहाँ पे फोर्सेस और वेलोसिटीज होगी ना। velocities. फोर्स वेलोसिटी तो इसमें आ गया ना मैकेनिकल में, इसमें करंट। कोई तीसरा एग्जांपल दे दें बिफोर आई कम टू एनर्जी। बेसिकली आई विल टेल यू व्हाई डू वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। So power. पावर तो एनर्जी से ही निकल रहा है ना बेसिकली। अब आगे जा रहे हैं ना, आगे ना पावर एनर्जी के बाद आएगा। यहाँ पे कोई ऐसी चीज बताएं जो कि इनकी तरह स्पेसिफिक है। लाइट एनर्जी। क्या? लाइट एनर्जी। तो एनर्जी पे ना जाए ना वो तो आप एनर्जी पे जा रहे हैं। इमेजिन कि आपने एनर्जी का नाम ही नहीं सुना, आप जस्ट आप जो है ना वो try to play imagine that you are a child and you haven't heard an energy.
केमिस्ट्री में आप बताएं, केमिस्ट्री में कौन से नाम होते हैं जो कि Solid liquids change in states or something. pH। अब pH तो ना फोर्स है, ना करंट है, ना वोल्टेज है, ना वेलोसिटी है। एलिमेंट्स, हाँ एलिमेंट्स क्या है बताएं, एलिमेंट्स क्या? सर एलिमेंट्स केमिस्ट्री में अगर देखें। अच्छा केमिस्ट्री में मुझे नहीं पता क्या आप बताना चाह रहे हैं। वैलेंस ठीक है। So मतलब there are even electromagnetics. In electromagnetics sometimes you talk about voltages, but sometimes you talk about fields. Yeah, E or H. So कभी you in some cases it is more practical to talk about electric field and magnetic field, especially in wireless. Wireless में कभी भी आप वो current और voltage की बात नहीं करेंगे ना। लेकिन so energy is just like that currency के it gives you a common language. It will have one unit, जिस तरह वहाँ पे डॉलर होता है, ठीक है ना। तो and it can replace all these special complicated concepts. It gives you a single language. समझ आ रही है या नहीं? जी सर। So we should be able to find the energy of any interaction or as a result of any interaction. ठीक है। वैसे ठीक है। तो so let me just go to the top. I can find some clean space there. So let me, before I get into the details, let me try to change the perspective. Energy concept के पीछे एक असल में एक और चीज भी होती है ना, कि बेसिकली वो मुझे एनर्जी से पहले बताना चाहिए था, ठीक है ना। सो लेट्स स्टेप बैक। मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा आगे चले गए हैं ना। सो लेट्स इमेजिन कि हम उसी जगह पे खड़े हैं, वो जो फ्री बॉडी डायग्राम था, एंड वी वर स्ट्रगलिंग कि हाउ टू एक्सपैंड एंड सो ऑन ना। तो अब जो वो कॉन्सेप्ट था ना, ये वाला कि यू हैव टू बॉडीज या एंड यू हैव दिस फोर्सेस, और ये फोर्स इधर है और ये फोर्स इधर है, ठीक है। दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट इमेजिन कि आपके पास, आपने ये नहीं सुना, और लेट्स से आपके पास इमेजिन टू बिलियर्ड बॉल्स एंड दे बम्प इनटू ईच अदर, या और आपने सिर्फ ये सुना है कि इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है v2 है, इसका मास m1 है और इसका मास क्या है m2 है। एंड यू आर नॉट फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। आपको फोर्स का पता ही नहीं है, या आप पता है भी, आप फोर्स को यूज नहीं करना चाहते, ठीक है। अब ये आपस में बम्प हो गए। सो एंड इफ आई वांट टू आस्क यू कि किसने क्या गेन किया, जिस तरह वो कहते हैं ना, किसने क्या खोया, क्या पाया। So let's say M1 is one system and M2 is another system. They interact. So can you say a convenient quantity which is exchanged? क्योंकि हम currency की बात हम कब करते हैं? When we want to exchange, yeah. So what is exchanged between these two bodies? Velocity, kinetic energy. एनर्जी फिर आगे चले गए ना, मोमेंटम। और ये आपको फोर्स का ना भी पता हो ना, मोमेंटम का, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं। आप अभी दो ऑब्जेक्ट्स को वो करें, मेक देम इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड यू विल सी दैट द मोमेंटम चेंजेस। अच्छा, हम वेलोसिटी की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि मास हैज अ रोल टू प्ले। ये अगर स्लो भी है, लेकिन अगर ये मास ज्यादा है, सो बेसिकली व्हाट मैटर्स इज m टाइम्स v, ठीक है। क्योंकि लार्ज मास स्मॉल वेलोसिटी is the same as small mass large velocity. So basically I don't need to go into details of mechanics कि आप पढ़ चुके हैं। a convenient language there is momentum.
तो पहले तो हम ये है कि बिफोर वी गेट टू एनर्जी वी हैव टू अबेंडन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स में इंटरेक्शन नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि इसने इसको फोर्स दे दिया, वहां पे वो बात नहीं बनती। देयर इज नो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस। हैव यू हर्ड ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस? नहीं सुना ना आपने? तो आप एक्सचेंज, आप मोमेंटम के एक्सचेंज की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, कि मोमेंटम इतना इसने लूज किया, इतना गेन किया। तो इसी तरह अब ये होगा कि मोमेंटम यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इट्स ए टाइप, इट्स ए मैकेनिकल इंटरेक्शन। इट्स ए किसी और इंटरेक्शन में, थर्मल इंटरेक्शन में ये मोमेंटम यूजफुल नहीं होगा। यू हैव टू कम अप विद अनदर क्वांटिटी। सो पहले स्टेप में यू ट्राई टू रिप्लेस द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस विद समथिंग दैट इज एक्सचेंज्ड, समथिंग, that something will be a quantity, a quantity that will be exchanged। और ये जो क्वांटिटी, इसकी एक एग्जांपल क्या हो गई? मोमेंटम है। आप इलेक्ट्रिकल में कोई एग्जांपल दे सकते हैं मोमेंटम की जगह जो एक्सचेंज हो जाती है व्हेन यू हैव टू चार्ज्ड बॉडीज? क्या एक्सचेंज कर सकते हो आपस में? कैपेसिटर जब चार्ज नहीं होता और चार्ज हो जाता है तो क्या एक्सचेंज होता है? इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्जेस होते हैं ना, चार्जेस एक्सचेंज किए जा सकते हैं ना। यस सर। मतलब एक पॉजिटिव बॉडी है, नेगेटिव है, वो इंटरेक्ट कर लिया, एंड पे दोनों न्यूट्रल हो गए ना, तो आप कह सकते हैं कि वहां पे चार्ज वो हुआ ना, एक्सचेंज हो गया ना। सो वी विल बी, जो मैं बताना चाह रहा हूं, you will, because you have different types of interaction, so you will have different types of quantities that will be exchanged in those interactions। कभी वो मोमेंटम होगा, कभी वो चार्ज होगा। कोई और एग्जांपल आप मैग्नेटिज्म का दे सकते हैं जिसमें वो एक्सचेंज होता है? मैग्नेटिक इंटरेक्शन में क्या एक्सचेंज होता है? इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन में तो चार्ज एक्सचेंज होता है ना। मैग्नेटिक में क्या क्या होता है? ईएमएस, आप ईएमएस में आप पढ़ चुके हैं। फ्लक्स लिंकेज नाम सुना है? फ्लक्स लिंकेज या नहीं? या एक में गलत? सो फ्लक्स लिंकेज वहां पे एक्सचेंज। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में वहां पे फ्लक्स लिंकेज एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह मतलब देयर आर मेनी एग्जांपल्स। सो वी वांट टू रिप्लेस ऑल दीज स्पेशल केसेस with energy। now question ये है, एक्चुअली आप इस लेक्चर को डिफरेंट देखें। इस लेक्चर में शायद आपको डिटेल समझ ना आ जाए, and it is not important that you understand each and every details of this lecture, because this is more of an appetizer. I want to prepare you for this course. This course is very different from other courses because it will rely on other courses। आपको कभी EMS की बात करनी पड़ेगी, कभी आपको फिजिक्स में आप जाएंगे, कभी आप सर्किट्स में जाएंगे, कभी आप सिग्नल सिस्टम में जाएंगे, because it is a different way of looking at things। So you might not learn new things, but you will learn new ways of looking at things। ये फर्क समझ आ रहा है आपको? यस और नो? यस सर। अच्छा, तो अब मैं एक काम करता हूं। अब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आपने पढ़ा है? पढ़ा है या नहीं पढ़ा? यस सर। अच्छा, मल्टी वेरिएबल में मैं एक एग्जांपल देता हूं, घबराइएगा नहीं, आपको कम से कम आइडिया हो जाएगा। लेट्स से यू हैव अ फंक्शन of two quantities x and y, and let's give it a name। Can you suggest a name? Let's call it z। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि इसका ये क्या, हम आपने ये देखा होगा, हम डिफरेंशियल लिखते हैं dz, तो क्या होगा dz इसका? Can someone recall that formula? I want to write this in terms of change in x and change in
y, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? बताएं, who can fill this? So df over dx plus df over dy. नहीं, ये df नहीं होगा ना। पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। हाँ, ये क्योंकि दो वेरिएबल्स है ना, तो अब जब यहाँ पे dx लिखते हैं, so you assume that only x is changing। या आप बेसिकली यहाँ पे सुपरपोजिशन यूज कर रहे हैं ना, क्या यूज कर रहे हैं? So first you think of x, then you think of y, and then you add those two. So when you think of x, then you have to ignore y. आप सर्कस में भी सुपरपोजिशन में ये कर रहे होते हैं ना, एट अ टाइम, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताएं, irrespective of what this could represent something, yeah, मैं उसकी डिटेल में अभी फिजिकल नहीं जाना। Even if you think about the math, imagine a quantity depends on two other quantities. A quantity depends on two other quantities. तो अब ये चीज तो बाद में आई है ना, ये वाली, ये क्वांटिटीज तो तब आई है जब मुझे ये लिखना पड़ा ना। और यहाँ पे क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ होगा या नहीं होगा? So डिपेंड करता है x और y के दरमियान में कोई रिलेशन है कि नहीं। कोई और बता सकता है क्या लिखेंगे अब? अगर मैं इस d को रिप्लेस करूं डेल्टा से, चेंज से, फिर क्या होगा? ये dx हो जाएगा। डेल्टा x कैन बी एनी चेंज, या तो फिर ये ठीक होगा। यहां पे 0 है और यहां पे यू हैव टू राइट समथिंग, ठीक है। तो इन दोनों में फिर क्या फर्क हुआ? ये भी चेंज है, वो भी चेंज है। एनीवन? टेलर सीरीज याद है आपको? टेलर सीरीज, टेलर सीरीज, टेलर सीरीज पढ़ी आपने कहीं पे? सीवीटी में पढ़ी होगी ना। Basically when you write this, so this is actually a change. So when you say z, actually it is some new value minus some old value, ठीक है। और उसमें आपके पास ये फिर एग्जैक्ट नहीं होता, वो आपके पास वो यहाँ पे वो हायर ऑर्डर टर्म आ जाएंगे, डेल्टा एक्स स्क्वायर्ड और डेल्टा वाई स्क्वायर्ड और फिर डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा वाई, ठीक है, और फिर क्यूब, वो सारे आ जाएंगे इसमें। यहाँ पे वो हम क्यों 0 रख रहे हैं? क्योंकि बाय डेफिनेशन वी राइट d टू रिप्रेजेंट ओनली द फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स। ये स्मॉल और लार्ज का चक्कर नहीं है। मैं यहां पे सारे this change, it's called a linear change. What? A linear? क्योंकि linear है ना, डेल्टा रेस टू 1 और ये दिस इज रेस टू, यहां पे कोई स्क्वायर नहीं है ना। तो जो लिनियर चेंज है उसको बाय डेफिनेशन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिफरेंशियल। इट इज नॉट अबाउट स्मॉल और लार्ज। आप जितना भी स्मॉल करेंगे ना वो अप्रोक्सीमेट ही होगा, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट नहीं है, ये क्या है? ये एग्जैक्ट है। ये फर्क आप समझ ले, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट है, जितना मर्जी है इसको स्मॉल करें, इट विल ऑलवेज बी अप्रोक्सीमेट बिकॉज दिस विल ऑलवेज बी नॉन जीरो। इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है आप लोगों को? या कोई कंफ्यूज कर रहा हूं मैं आप लोगों को? सर एक दफा रिपीट कर दें। मैं आपको अगर एग्जांपल लिख दूं ना, एग्जांपल आपको समझ आ जाएगी। लेट्स से आप कोई एग्जांपल ले रहे हैं, बजाय एफ ऑफ एक्स करने के मुझे कोई एग्जांपल बता सकता है? z इक्वल्स कोई एग्जांपल दे दे। x टाइम्स y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा?
z प्लस डेल्टा z, और ये क्या होगा? ये ठीक देखा है मैंने? ये फॉलो कि जो मैंने लिखने की कोशिश की है? नहीं, ये सॉरी, ये गलत है। ये कैसे ठीक होगा कि जब मैं इसमें से ये हटा दूं? अब ठीक है? ये मैंने क्या लिखा है? डेल्टा z इज द न्यू वैल्यू माइनस द ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू क्या है? एक्स वाई, और न्यू वैल्यू क्या है? जब मैंने दोनों को चेंज किया तो ये प्रोडक्ट भी चेंज हो गया ना। तो यहाँ पे क्या होगा मुझे बताएं? कैन समवन एक्सपेंड दिस फॉर मी? क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें? and I'm left with what? With this and this. ये linear है, और ये क्या है? ये linear क्यों है? क्योंकि ये change क्या है? The change is a linear function. मैं change की बात करूँ, ये इसमें change नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो दोनों changes multiply कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? इसको by definition इस part को हम क्या कहते हैं? By definition we call this, and it is not an approximation, it is a definition. dz हम तभी लिखेंगे when we only take this part, that is zero by definition. और जब हमें actual change चाहिए हो, जितना भी small हो, हमें वो change करना पड़ेगा. So is this clear now? Is this clear? Yes sir. अच्छा, तो अब मैं क्या असल मकसद मेरा ये नहीं था, ये तो आप मुझे जो है ना वो आई होप मैं एज्यूम कर रहा था कि आपको क्लियर होगा, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया था, क्यों नहीं था. अच्छा, अब लेट्स से उस फार्मूले पे दोबारा आ जाएं कि if z is any quantity which is a function of two other quantities, yeah, तो जो चेंज है डिफरेंशियल चेंज, ये क्या हो जाएगा? पार्शियल डेरिवेटिव टाइम्स dx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव टाइम्स dy. अच्छा, ये जो dx और dy है, ये क्योंकि x और y से आए हैं, so they are as fundamental, as basic as x and y. तो पता है x और y पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका चेंज तो आपको लाजिम ही है. ये कहाँ से आए हैं ये चीजें? Is this something new or is just it just tells you how important, क्योंकि जो फाइनल z का जो चेंज है ये आपको ये बता रहा है कि z में x का कितना रोल है. So it is the importance, it's basically a weight, it is a weight or क्या? It is nothing new, it is not a new quantity, it is an emergent quantity. ये बात समझ आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि मैं इसके एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगी. लेट्स से कि आपके पास एक इंटरेक्शन है. क्या है? एक इंटरेक्शन है, और उसमें इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन भी है और मैकेनिकल भी है. क्या है? इलेक्ट्रिकल भी है, जिस तरह ईएमएस में होता है ना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, उसमें वो जो चीज घूमती है, जो रोटर घूमता है, उसका मास भी होता है और वहां पे चार्जेस भी होते हैं. ठीक है, लेट्स से हम मैग्नेटिक को फॉर अ व्हाइल इग्नोर करते हैं कि कैपेसिटिव फील्ड है और चीजें मूव कर रही हैं. तो अब आप इमेजिन करें कि जो एनर्जी है आपकी, अच्छा, येट वी डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, बट वी आर लुकिंग फॉर समथिंग. लेट्स से दैट एनर्जी इज यू.
हम u लिख देंगे, u is energy, ठीक है। so that u will be some function of, डेफिनेटली चार्ज पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हमने देखा ना कि चार्ज एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूं मैकेनिकल के लिए, कैन आई राइट v here, वेलोसिटी? यस सर। नहीं, हमने क्या कहा था कि वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं हो सकती ना, एक्सचेंज क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम होता है ना। Momentum. So let's write p for that instead of writing mv every time. So small p हो सकता है वहां पे पावर हो, लेकिन एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में स्मॉल p का मतलब मोमेंटम होता है और चार्ज का मतलब क्या होता है? q का मतलब चार्ज होता है। So let's say that okay, even if I don't know the energy, I still can say okay, whatever energy is, it has to depend on p and q. How? I don't care. यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, और लेट मी रिपीट, ये दो मैंने इसलिए लिखे हैं कि दे आर बोथ एक्सचेंजेबल क्वांटिटीज एंड दिस हैज बीन एक्सपेरिमेंटली, ये मैं कोई अपनी तरफ से हवा में बात नहीं कर रहा, एक्सपेरिमेंटली आप ये वैलिडेट कर सकते हैं कि मोमेंटम एक्सचेंज होता है और चार्ज एक्सचेंज होता है। अच्छा, इनमें एक और भी क्वालिटी है एक्सचेंज के अलावा कि दे आर एक्सटेंसिव। अगर फॉर एग्जांपल एक बॉडी बढ़ती है ना, उसका साइज बढ़ता है तो उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल m टाइम्स v है ना, तो अगर आप मास को डबल करेंगे तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि वो साइज के साथ चेंज हो। इसी तरह चार्ज भी ना, चार्ज भी जब आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो चार्ज भी ज्यादा हो जाएगा। सो नाउ लेट मी ट्राई समथिंग। लेट मी ट्राई, इससे पहले मैंने क्या लिखा था जब z और xy था, यहाँ पे मैंने चेंज लिखा था ना। अब मैं यहाँ पे चेंज लिखना चाहता हूँ, du, change in energy. I'm trying something, I still don't know what is u, but I can talk about, ये मल्टीवेरिएबल कैलकुलस का आप देखें कमाल, कि it allows you to talk about changes of something which you don't yet understand. तो ये क्या हो जाएगा? ये f फोर्स नहीं है, ठीक है, जस्ट अ फंक्शन। टाइम्स क्या हो गया? dp हो जाएगा, और यहाँ पे d क्यों? अब मुझे बताएं, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि यू नो इट अदरवाइज, आपको ऑलरेडी पता है। काइनेटिक एनर्जी मास की क्या होगी अगर मास m है तो? याद है आपको? हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। कैन यू, आई वांट टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ p, तो फिर क्या होगा ये? हाफ pv p/2 p स्क्वायर्ड ओवर m। वो m से मल्टीप्लाई करें, m पे डिवाइड करें ना, तो p स्क्वायर्ड ओवर m हो जाएगा ना, ठीक है। और ये चार्ज एक्यूमुलेशन और ये सेपरेशन तब होती है जब आपके पास कोई कैपेसिटर होता है ना, या कैपेसिटर टाइप की चीज होती है। तो वहां पे जो एनर्जी है कैपेसिटर में वो कितनी होती है? हाफ, बताएं वो भी। cv स्क्वायर। नहीं, हम मैं क्यों क्योंकि मेरा चार्ज एक्सचेंजेबल है ना, वोल्टेज एक्सचेंजेबल नहीं है, ये मैंने बताया था। जिस तरह वेलोसिटी एक्सचेंजेबल नहीं है, वोल्टेज भी एक्सचेंजेबल क्या है? चार्ज है। आई वांट टू राइट दैट इन टर्म्स ऑफ q, तो हाफ q स्क्वायर्ड ओवर, बल्कि आप लिखते हैं, आपको चूंकि वो याद है, मैं पहले वो लिख देता हूँ, आपकी बात ठीक है। हमने यहाँ भी तो हाफ mv स्क्वायर्ड से स्टार्ट किया था ना, तो हाफ cv स्क्वायर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ cv is q है ना, तो मल्टीप्लाई बाय c and divide by c, and you can write this in terms of q square over c। आप समझ आ गई ये बात?
अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि कैन यू यूज दीज टू रिलेशनशिप्स टू से समथिंग अबाउट दीज टू पार्शियल डेरिवेटिव्स, क्योंकि अब हम मैथ्स से जा रहे हैं फिजिक्स में, ये तो मैथमेटिकल था ना। अब आप में से कोई बता सकता है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा काइनेटिक एनर्जी के केस में? ये बात तो डेफिनेटली है कि ये काइनेटिक एनर्जी चेंज है। फर्स्ट टर्म क्या है? इट इज अ चेंज इन, टेल मी, इट इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोमेंटम आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो यूज नहीं करेंगे ना। मोमेंटम आप किसके लिए यूज करते हैं? किसके लिए? काइनेटिक। और वो जो चार्ज है वो चार्ज आप इंडक्टेंस के लिए तो यूज नहीं करेंगे ना, तो वो कैपेसिटर्स में ही आएगा। वहां इंडक्टेंस में तो आप फ्लक्स यूज करेंगे। सो डेफिनेटली दिस चेंज इन एनर्जी regardless of what U is, U तो बहुत complicated चीज है। The change in energy, the differential change is the change in kinetic energy plus the change in capacitive energy। अब आप बताएं, एक इक्वेशन आप लिख रहे हैं, एक तरफ मैकेनिकल एस्पेक्ट है, दूसरी तरफ क्या है? इलेक्ट्रिकल है। आप दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये ना फोर्स में पॉसिबल है। आप मोमेंटम को ऐड कर सकते हैं चार्ज के साथ। कैन यू से dp plus dq? Can you do that? नो। डिफरेंट क्वांटिटीज है ना, मोमेंटम अलग है, चार्ज अलग है। लेकिन यहाँ पे चूंकि U इज अ कॉमन, जो करेंसी वाली बात आप ध्यान में रखिए, एनर्जी चूंकि कॉमन लैंग्वेज है, सो एनर्जी मस्ट बी, ऑल्दो वी डोंट नो हाउ एनर्जी, लेकिन ये चूंकि एग्जांपल्स हमें पता है ना। अब आपको समझ आ रही है कि आपके जो पिछले कोर्सेज है मुझे क्यों चाहिए। आई वांट यू टू रिकॉल हाफ mv स्क्वायर्ड। मैं आपको हाफ mv स्क्वायर्ड नहीं पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा तो फिर ये कोर्स कौन पढ़ाएगा? I want you to recall half CV squared so that we can use that knowledge to now crank up our understanding of thermodynamics. So now the change in kinetic energy has the same units as the change in electrical energy and I can add them, और अब मैं यहाँ से recover करूंगा, जिस तरह वो पुलिस वाले वो बरामद कर देते हैं ना जो किसी ने कुछ चोरी की है। I want to recover the physical thing from this math। आप मुझे बताइए पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम क्या है? आपके सामने de है ना, आप इसको शेयर करें, बताएं मुझे बताएं ये डेरिवेटिव क्या है? m कांस्टेंट है ना, m क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि वेरिएबल मेरे पास सिर्फ p और q है, ठीक है। m यहाँ पे इसमें पार्शियली कांस्टेंट है, अगर एक्चुअली कांस्टेंट नहीं भी है इसमें देखो ना, व्हाट डू आई मीन बाय पार्शियल f और पार्शियल p, क्योंकि इस कैलकुलेशन के लिए आई विल अस्यूम कि वो चार्ज चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें m प्रॉपर्टी है, p आपका क्वांटिटी है। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? हाफ p स्क्वायर्ड और m से सर p by m। हाँ, क्योंकि वो 2p 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 p ओवर m। p ओवर m क्या है? p खुद क्या है? mv ओवर m, वेलोसिटी है। हाँ, अब आपको समझ आ गई। तो ये डेरिवेटिव बेसिकली क्या है? वेलोसिटी। अच्छा, अब आप होल्ड ऑन, मैंने क्या बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? p, क्योंकि एनर्जी p पे डिपेंड कर रही है। v पे उसकी डिपेंडेंस सिर्फ इस डेरिवेटिव की वजह से आ रही है। सो v टेल्स यू, लेट मी रीड दिस आउट, v टेल्स यू व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, क्योंकि टोटल जो चेंज है ना एनर्जी में, उसमें मोमेंटम का वो उसमें मोमेंटम का भी रोल है और उसमें चार्ज का भी रोल है। v ये बता रहा है कि पल्ला मोमेंटम का कितना भारी होगा रिलेटिव टू चार्ज, ये चार्ज से ज्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा डोमिनेट करेगा। ये बात समझ आ रही है? यस सर। मतलब ये है ना कि आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि वेट है ना, वो असाइनमेंट का वेट इतना है और क्विज का इतना है ना, तो the v is actually the weight of dp, ठीक है। ठीक है सर। अब इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर सिस्टम का साइज बढ़ता है तो v नहीं बढ़ना चाहिए, वेलोसिटी नहीं बढ़ती, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है ना जी। तो अच्छा, अब यहाँ पे बताएं, ये भी बता दें आप, अगर आपने बता दिया तो ये भी बता दें।
Now this is the derivative of the energy, electrical energy with respect to the charge. Q over C हो जाएगा ये. Yes sir. और Q over C क्या है? V. अब जो यहाँ पे वेलोसिटी का मैं स्मॉल लिख देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, लेट्स से इसको हाँ बस कैपिटल V कर देता हूँ. आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. इसको मैं ऐसे लिखता हूँ स्मॉल v. ये बुक में शायद नोटेशन डिफरेंट हो, और ये है लार्ज V. ये वॉल्यूम नहीं है, ठीक है. तो अब वोल्टेज भी आपको पता है, वोल्टेज कैपेसिटर के साइज से नहीं बढ़ता, कैपेसिटर के साइज से चार्ज बढ़ता है. जब आप ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट करते हैं, वो जो कहते हैं ना कि जब ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश होती है, तो ये है ना. तो वोल्टेज नहीं, वोल्टेज विल नॉट चेंज विद दैट, ठीक है. सिमिलरली वेलोसिटी विल नॉट चेंज. तो अब आपने समझना ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर P and Q, and the V and small v, they are actually so there is a name to distinguish between these two types. P और V में जो कि बुनियादी फर्क है ना, ये साइज के साथ बढ़ता है या नहीं बढ़ता, इसको कहते हैं एक्सटेंसिव क्वांटिटीज. क्या? और इसको कहते हैं एक्सटेंसिव. इसको इसलिए कहते हैं कि दे एड अप व्हेन यू विद द एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम. अगर आपके पास दो बॉडीज हैं तो उसका मोमेंटम डबल हो जाता है, लेकिन वो दो बॉडीज, लेट्स सपोज आपके पास एक बॉडी भी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, दूसरी भी v कर रही है, आप दोनों को ज्वाइन करें तो दोनों की वेलोसिटी v रहेगी, वो 2v नहीं हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन मोमेंटम उसका डबल हो जाएगा. इसी तरह अगर आपने दो कैपेसिटर्स को मर्ज कर लिया तो उसका चार्ज तो डबल हो जाएगा, लेकिन उसके दरमियान जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होगी. तो इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव. अब जो मजेदार चीज इस स्लाइड से आपको मिल रही है वो ये है कि हमने एक नई चीज डिस्कवर की है कि चाहे हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, चाहे हम इलेक्ट्रिकल की बात करें, हमारे पास पैटर्न नजर आ रहा है कि द चेंज इन एनर्जी इज ए प्रोडक्ट ऑफ एन इंटेंसिव क्वांटिटी एंड एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी. बात समझ आ रही है? जी सर. और यहां पे भी इंटेंसिव क्वांटिटी, एक्सटेंसिव क्वांटिटी. अब मुझे एक बात बताएं, यहां पे मैं इसको लिख लेता हूं, मैं इसको अभी इरेज करता हूं. और ये चीज लेट से आप अस्यूम करें कि आपको ये याद रहेगा, और मैं इसको P. So let me just write that expression again. du is velocity times change in momentum plus voltage times change in charge. ठीक है. अच्छा, लेट्स इमेजिन कि आपने ये कहानी नहीं सुनी मुझसे, आपने ये लेक्चर पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल उसी मैकेनिक्स और EMS से आ गए. अब आप मुझे बताएं कि आप से अगर मैं पूछता कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो जो कि हाफ mv स्क्वायर्ड है, हाफ mv स्क्वायर्ड को मैं यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, pdv. तो ये vdp है, तो ये pdv भी तो हो सकता था ना. देखो ना, मोमेंटम और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें ना, तो इसका जो चेंज है वो किस फॉर्म में आ सकता है, pdv के फॉर्म में आ सकता है. और ये आपको याद है प्रोडक्ट रूल? यस सर. और इसी तरह जो q टाइम्स v है उसका चेंज क्या होगा? qdv प्लस vdq. और मैं इवन आपको स्प्रिंग का आपको याद है कि स्प्रिंग की एनर्जी क्या थी, हाफ के x स्क्वायर्ड. उस तरह उसमें भी ये बन सकते हैं. इसमें नोट करें कि मैथमेटिकली दिस इज आल्सो वैलिड, लेकिन ये गलत है. थर्मोडायनामिक्स आपको ये बता रहा है कि सिर्फ ये ठीक है, ये गलत है. मैथमेटिकली अगर वो ठीक भी है, वो फिजिकली गलत है.
तो आपको मैथ और फिजिक्स में फर्क समझ आ गया कि just because Yes, you can sir. write something mathematically doesn't mean that it will be physically sensible. It can be a total nonsense. Yes, sir. इसी तरह ये मैथमेटिकली ठीक है, फिजिकली गलत है। और आपको याद होगा, आप जब वर्क कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या करते हैं, फोर्स टाइम्स, Distance. तो आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं नहीं, Yes, sir. लेकिन फिजिकल इनमें कौन सा ठीक है, FTX. और इसकी जस्टिफिकेशन भी इसी मेथड से आएगी जो मैंने बताया है। Have you ever bothered about this कि ये वर्क डन FDX होता है, XDF क्यों नहीं होता? Have you ever wondered about this? ये इसलिए नहीं है कि this type of question you can only ask when you look at things from a different perspective, और वो है thermodynamics का perspective, ठीक है? Yes, sir. तो मेरे ख्याल में अभी टाइम हो गया है हमारा। जी सर, हो गया। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट टाइम I wanted actually to जी सर, हो गया सर। to stimulate your interest। तो अब जाके आपने डिस्कस भी करना है, और नेक्स्ट टाइम इसको हम इंशाल्लाह इसी से आगे लेंगे। डिटेल हम इस चैप्टर 1 का नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे, बट यू शुड हैव डिस्कशंस, ठीक है? एंड ट्राई टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, ठीक है? ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर